हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन लॉ का सेकंड लेक्चर है। कल हमने आपको केपलर्स लॉ का डिस्कशन किया था और उसके बाद ग्रेविटेशन लॉ का जो है वो केपलर से कैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ को वेरीफाई किया है, उसका डिस्कशन किया था। और एक दूसरे मेथड से भी हमने कल बताया था लास्ट में कि उन्होंने जो मून का टाइम पीरियड है या अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, उससे भी ये न्यूटन्स लॉ को उन्होंने वेरीफाई किया कि ये प्रोपोर्शनल 1/r² होना चाहिए। तो आप सेकंड वाला जो आर्टिकल है इसको नोट करें, यहाँ पर लिखें मोशन ऑफ मून एंड ग्रेविटेशन लॉ। तो मोशन ऑफ मून एंड ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन फोकस्ड अटेंशन ऑन द मोशन ऑफ मून। तो टाइम पीरियड जो मून का होता है वो 27.3 डेज है। यहाँ पर हमने ये अर्थ लिया है बीच में, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लिया है ये, और मून तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर लिया है। ठीक, ये मून दिखाया है, ये रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ। इसका जो टाइम पीरियड है टोटल रिवॉल्यूशन का वो 27.3 डेज है। ठीक, ये डिस्टेंस है मून की फ्रॉम अर्थ, अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक डिस्टेंस ये 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। ठीक, अब इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे मून का। आपको मालूम है जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, ये मून जो बॉडी है इसको भी यहाँ पर पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो उसमें सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको मालूम r⍵² है। तो हमने एक्सीलरेशन मून का निकाला है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है। टाइम पीरियड आप यहाँ पर पुटअप अगर करें और r की वैल्यू पुटअप करें, जो ये r गिवन है, t गिवन है, तो ये 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये कन्वर्ट करके निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद अर्थ के ऊपर अगर कोई बॉडी है पास में और वो अगर अर्थ के सेंटर की तरफ या अर्थ पर नीचे फॉलिंग हो रही है या गिर रही है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन है वो आपको मालूम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग नियरली द अर्थ सरफेस, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो बॉडी अर्थ सरफेस पर फॉल हो रही है, उसका न्यूटन का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है या जो उनका स्टोरी है, उससे जो है वो एपिल लिख लेते हैं बॉडी को। तो एक्सीलरेशन एपिल का डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन मून का। ठीक, आपने मून का एक्सीलरेशन निकाल लिया है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है आपको, जो कि एक्सीलरेशन एपिल का लिया है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3600 आता है। अब जो डिस्टेंस है मून की, जिसको हमने स्मॉल आर ली है, मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक, और अर्थ की रेडियस जो डिस्टेंस ली है, जिसे हमने डी एपिल लिखा है, डी मून अपॉन डी एपिल, हमने यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर लिखा है। स्मॉल आर की वैल्यू जो है ये दी हुई है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, और अर्थ की रेडियस नियरली 6400 किलोमीटर है। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये नियरली 60 आता है, और आप यहाँ देखेंगे 60 का होल स्क्वायर है 3600, और यहाँ पर न्यूमरेटर में एक्सीलरेशन एपिल का है लेकिन डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आ रही है एपिल की। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल। ए एपिल डिवाइडेड बाई ए मून जो है वो डिस्टेंस मून का डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एपिल के होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर न्यूमरेटर में एपिल है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस कहाँ से? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। तो जनरल डिस्टेंस को स्मॉल आर लिया है, वो वेरिएबल है। ठीक, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। ठीक, अब नेचुरल है कि फोर्स अगर निकालेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m/r² होगा। इसमें जो स्मॉल m है वो आपका मून का मास है, फिर वही एक्शन रिएक्शन लगाकर इसमें हम अर्थ का मास को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप नीचे नोट करें, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, the force on a body, by Newton's third law, the force on a body due to the earth must be equal to, force on a body due to the earth must be equal to the force on the earth must be equal to the force on the earth due to the body.
फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द बॉडी। मतलब ये है कि अर्थ जितना बॉडी पर फोर्स डाल रही है, यानी कि मून पर, उतना ही फोर्स जो है वो मून भी अर्थ के ऊपर डालेगा। देखा? सो दिस फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, सो दिस फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ। सो दिस फोर्स मस्ट बी proportional to mass of the earth। नेचुरल है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा तो दोनों का मास आना चाहिए। इसका मतलब यह प्रोपोर्शनल, अर्थ का मास कैपिटल एम ले लिया, मून का मास या दूसरे पार्टिकल का मास स्मॉल एम है बॉडी का, और अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वल करके उन्होंने यहाँ पर कांस्टेंट लगाया कैपिटल जी, जिसे आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इस तरह से जो है वो न्यूटन ने दो दो ऑब्जर्वेशन से, केपलर लॉ से और मून जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, उन दोनों कॉन्सेप्ट से जो है ये ड्राइव कर लिया कि फोर्स प्रोपोर्शनल 1/r² होना चाहिए। ठीक है ना? अब आप हेडिंग डालें ग्रेविटेशन, फिर से हेडिंग डालें ग्रेविटेशन। लिखिए, इट इज द नेम गिवन, इट इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ, it is the name given to the force of attraction between any two bodies of the universe। यानी ग्रेविटेशन जो नाम दिया गया है वो यूनिवर्स में कोई सी दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको देते हैं। ठीक है ना? उसे ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इट इज स्मॉलेस्ट फोर्स एमोंग, इट इज स्मॉलेस्ट फोर्स एमोंग द फोर फंडामेंटल फोर्स, इट इज स्मॉलेस्ट फोर्स एमोंग द फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। आपको याद होगा कि न्यूटन्स लॉ जब स्टार्ट किया गया है पहले लेक्चर में, तो 4 फंडामेंटल फोर्स आपको कराए गए हैं। कौन कौन से थे? ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और न्यूक्लियर फोर्स है, और वीक फोर्स है। 4 फोर्स हैं, उनमें से ये फंडामेंटल फोर्स है बेसिक इंटरेक्शन वाइज। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल हैं वो अलग हैं। इसमें जो है वो ग्रेविटॉन वैसे होते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो क्वांटम में है आगे, बेसिक आपके आगे। ठीक है? ये जो थ्योरी आप पढ़ते हैं ये क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। ठीक है? ये अंडर सर्टेन कंडीशन है, क्योंकि आपने अगर न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा तो उसमें हमने स्यूडो फोर्स वाले में डिस्कशन किया है। ये थ्योरी जब एप्लीकेबल है मैकेनिक्स की, जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से बहुत कम हो। ठीक है ना? और डायरेक्टली इनर्शियल फ्रेम पर है, तो ये क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। ठीक है ना? क्वांटम में है, पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, उनको ग्रेविटॉन बोलते हैं। ठीक है ना? तो आगे की थ्योरी है इसके जो है। तो अब आप हेडिंग डालें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखिए, एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर, every particle of the matter in the universe, every particle of the matter in the universe attracts every other particle, every particle in the universe attracts every other particle with force that is directly proportional, with force that is directly proportional to the product of
masses of particles, that is directly proportional to the product of the masses of the particles and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये दो पार्टिकल ले लिए हैं, मास m1 और m2, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो, जैसा कि आपने डिफिनीशन नोट की है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेचुरल है कि प्रोपोर्शनल को जब इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, इसे यहां पर कैपिटल G से लिखते हैं कांस्टेंट को, कैपिटल G से। कैपिटल G लिख दें। कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कांस्टेंट equals 6.67 into 10⁻⁻11, बहुत कम है वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लिखा। ये जो कैपिटल G की जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है। आप ठीक से इस बात को समझने की कोशिश करें कि न्यूटन का जो फार्मूला है वो किसके लिए है। आपने पहले ही डिफिनीशन में लिखा पार्टिकल के लिए। जैसे ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी, हमने ये दो पेन रख लें, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स से ये मिलकर बनी है। इनके एक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर अट्रैक्शन फोर्स डाल रहा है, यानी यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं उनका एक एक पार्टिकल जो है वो फोर्स डालता दूसरे पर है, लेकिन हम ओवरऑल फोर्स सेंटर पर दिखाते हैं। समझ गए ना बात। जैसे अर्थ से कोई प्लेनेट लेंगे तो फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को कि जो आपने केपलर लॉ पढ़ा मून और उसका अर्थ का वो जो डिस्कशन किया, उसमें आप ये समझ गए होंगे कि न्यूटन ने जो अपना लॉ उस समय बनाया वो प्रैक्टिकली जो थ्योरेटिकली उसको जो डिस्कशन किया है वो हेवनली बॉडी के लिए है। वो बॉडी सभी स्फेरिकल है, ठीक है ना। और स्फेरिकल बॉडी पर हैं तो नेचुरल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई बॉडी की शेप अदर होगी, जैसे ये तो रॉड है तो इनमें कैसे लगाया जाए, या कोई और शेप की बॉडी है तो उनमें कैसे लगाएं लॉ को। समझ रहे हैं ना। और लॉ जब भी बनता है वो यूनिवर्सलाइज होता है, यानी कि वो सभी पर लगना चाहिए। तो न्यूटन ने उस समय जो कैलकुलस था उसके बेस पर कैलकुलस का काफी एक्सटेंशन किया उस समय न्यूटन ने, ठीक है ना। मतलब काफी वर्क किया गया उस पर है। और उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ जो है स्फेरिकल बॉडी पर, यानी कि फार्मूला बनाया पार्टिकल के लिए किया, और फिर बताया कि अगर इसको हम स्फेरिकल बॉडी में इंटीग्रेशन करके निकालें, इंटीग्रेशन के वही रूल हैं जो रूल आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में पढ़े हैं। क्या करेंगे, पार्टिकल से पहले रिंग का निकलेगा, रिंग से डिस्क निकलेगा, हॉलो स्फीयर निकलेगा, फिर सॉलिड स्फीयर निकलेगा। समझ रहे ना। यानी रूल्स रेगुलेशन वही चलेंगे, वही मेथड है करने के। तो जब हम स्फेरिकल बॉडी या हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर के बीच में लगाते हैं तो वहां पर जो फार्मूला निकल कर आता है वो सीधे ऐसा आता है कि स्फेरिकल बॉडी जैसे सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो। कहने का मीनिंग ये है कि हमने यहाँ पर ये पार्टिकल बनाया है, लेकिन अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है और इसका मास m1 है और इसका m2 है, तो यहाँ पर जो r डिस्टेंस लगेगी वो सेंटर टू सेंटर लगेगी। समझ गए ना। यानी यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो लॉ कहाँ पर लगेगा, पार्टिकल के लिए और स्फेरिकल बॉडी के लिए। अदर के लिए आपको इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा,
ठीक, जैसे वो स्फीयर पे तो लगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अदर में नहीं लगा सकते हैं। ये फोर्स अट्रैक्शन है। नीचे पॉइंट नोट करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चल रही थी बात, आपने उसकी वैल्यू लिखी है, लिखिए ग्रेविटेशन कैपिटल जी लिख दो, कैपिटल जी इज इक्वल टू, पहले यहां पर जरा एक पॉइंट नोट करना, उसी के नीचे अगर m1 m2 को आप 1 kg ले लें, इफ लिख दें, इफ m1 m2 1 kg r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसी से ये डिफिनेशन बना लिया करते हैं। तो f इज इक्वल टू कैपिटल जी, r इज इक्वल टू 1 मीटर, आप समझ गए होंगे फार्मूला में m1 m2 1 kg डालें, r 1 मीटर डालें, तो f कैपिटल जी आ गया। इससे आप डिफाइन कर सकते हैं, लिखिए कैपिटल जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैपिटल जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज each of unit mass, whose centers are placed at unit distance, whose center are placed at unit distance। कैपिटल जी की वैल्यू बड़ा इंटरेस्टिंग था, न्यूटन ने जो ये वैल्यू दी है यहाँ पर कैपिटल जी की, बाद में कैवेंडिश ने इसमें एक्सपेरिमेंट करके और इसकी वैल्यू को प्रैक्टिकल निकाला था, वो वैल्यू बिल्कुल इससे मैच कर रही थी नियरली, ठीक है ना। तो वहां पर नीचे लिखें द मेजरमेंट ऑफ जी, द मेजरमेंट ऑफ जी कैपिटल जी वाज मेड बाई, द मेजरमेंट ऑफ कैपिटल जी वाज मेड बाई कैवेंडिश, CAVEN DISH, CAVEN DISH, about 71 ईयर आफ्टर द लॉ, ये 1736 का है, कैवेंडिश ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। द मेजरमेंट ऑफ जी वाज मेड बाई कैवेंडिश अबाउट 71 ईयर आफ्टर द लॉ वाज फार्मुलेटेड, आफ्टर द लॉ वाज फार्मुलेटेड। आप जो जी की वैल्यू है, अगर कैपिटल जी निकालेंगे तो FR² अपान m1 m2 आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg² आ गया। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन निकाली है, फोर्स की डायमेंशन कितनी होती थी, mLT-2, और लेंथ की L⁻², मास की m⁻², तो ये m⁻⁻1, L⁻3 और T⁻⁻2, चाहे डायरेक्ट लिख लें, डायमेंशन नोट कर दें। m⁻⁻1 है, पावर डायमेंशन होती है, मास में डायमेंशन -1 है, लेंथ पर 3 है और टाइम पर -2 है। कैवेंडिश ने एक थ्रेड में जो है ना, एक थ्रेड में बहुत हैवी डंबल लगा के, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स को मेजरमेंट करना जी का बड़ा टिपिकल वर्क है, क्यों है मालूम है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए नेचर में ये फील नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए ये 2 पेन रखे हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है बीच में, सब में लग तो रहा है अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है कोई भी। ठीक, आप नेचर में बहुत इसको नहीं देखते जनरली, हेवनली बॉडी तो बहुत बड़ी है, समझ गए ना, तो इसलिए सन पर और प्लेनेट पर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स में ये फील नहीं होता है, ठीक है ना। वैल्यू जी की जो है वो बहुत कम है, आप 10⁻11 है, समझ रहे ना। आप इस पर नीचे पॉइंट लिखना शुरू करें, लिखें फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और सेंट्रल फोर्स आपको मालूम होगा कि वो कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिख दीजिए, क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स एंड इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ध्यान रखना, ये कंजर्वेटिव है नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स
इज ए सेंट्रल फोर्स, क्या लिखा, लिखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, direction of force is along the line joining the two particles, hence it is central force and conservative in nature. कंजर्वेटिव फोर्स ध्यान है क्या होते थे, जिसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो और क्लोज लूप में वर्क डन जीरो हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हें ध्यान होगा प्लस प्लस क्या करता है, रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, लेकिन ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ठीक। लिखिए अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, कुछ और लिखा रहे हैं, लिखिए अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो बीच के मीडियम पर डिपेंड करते हैं। अगर मीडियम चेंज कर दो, मीडियम का मतलब एयर है, वाटर रख दो, पेपर रख दो, तो वहां पर फोर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ये कैपिटल जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक, इंडिपेंडेंट है उससे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल, न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल, for spherical bodies, for spherical bodies mass can be assumed, लिखिए न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल्स, फॉर spherical bodies mass can be assumed to be concentrated at cm, लिखिए न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट पार्टिकल, for spherical bodies mass can be assumed to be concentrated at cm। और यहाँ पर आप देखें ये वाला डायग्राम बना दें जो हमने वहाँ अगर नहीं बनाया हो, मास m1 m2, यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर तक की एक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक। स्फेरिकल बॉडी में जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर टू सेंटर लेंगे फार्मूले में। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल जी इज वेरी स्मॉल हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वीक फोर्स, वीक का मतलब वो वाला नहीं है, कम है फोर्स, लिखिए कैपिटल जी इज वेरी स्मॉल हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। लिखा, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, इफ देयर आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल, if there are more than two interacting particles, if there are more than two interacting particles, then total force on any particle, then total force on any particle can be determined by principle of superposition, can be obtained, लिख दो, can be obtained by principle of superposition। लिखा, हाँ। अब हम स्टूडेंट आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, जो आप न्यूमेरिकल को देखें यहाँ पर जो है आगे। हाँ, तो ये जो हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, हमने अभी जो ग्रेविटेशन लॉ आपको कराया है उसके हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इनको नोट करें, न्यूमेरिकल को देखिए। ग्रेविटेशन लॉ का जो फार्मूला है हमने अभी आपको बता दिया कि अगर वहां पर मोर देन टू फोर्स होंगे तो उनका हम वेक्टर सम करेंगे, ठीक, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा हुआ है ABC, इसमें तीनों कॉर्नर पर मास रखे हुए हैं स्मॉल m, इनकी लेंथ l है, और ये नेचुरल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये 60 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा।
तो इसमें हमें फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल ए। पार्टिकल ए पर हमें फोर्स जो है वो नेट फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो हम जिस पार्टिकल पर फोर्स निकालेंगे उस पर जो अदर पार्टिकल फोर्स डाल रहे हैं उनको हम डायग्राम में शो करेंगे। जैसे बी वाला पार्टिकल ए को अट्रैक्ट करेगा तो किधर फोर्स डालेगा, लाइन ज्वाइनिंग द होता मास, इन दोनों मास को मिला दीजिए, इसी लाइन के ऊपर ये फोर्स एफ बी हमने यहाँ अलग से बना रखा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर इस पर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर ये फोर्स बना लिया एफ बी और ये फोर्स बना लिया एफ सी। सी फोर्स ए पर अट्रैक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालेगा, उसका एरो ये लगा है। तो ये एफ सी लग रहा है, ये एफ बी लग रहा है, दोनों वेक्टर 60 डिग्री पर हैं। ठीक, अगर वेक्टर का रेजोल्यूशन और वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं आता है तो वेक्टर का लेक्चर देखें जिसमें हमने सुपरपोजिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर किया। ठीक, यहां पर देखें, फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल ए पर जो फोर्स लग रहे हैं दोनों, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। क्योंकि तीनों मास इक्वल हैं और इनकी डिस्टेंस इक्वल है। तो फोर्स के लिए ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला लगा दिया, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मास इक्वल होने की वजह से m स्क्वायर, लेंथ दोनों मास के बीच में l है तो l स्क्वायर, दोनों फोर्स इक्वल हैं, इनको हमने f एज्यूम कर लिया। अब ये दोनों फोर्स 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो रूट एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस 60 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3f स्क्वायर आएगा, ये f रूट 3 बनेगा और यहाँ पर f की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये रूट 3 टाइम्स हो गया। और लर्न भी रखें कि जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं 60 डिग्री पर, इसको हमने वेक्टर के सेकंड लेक्चर में क्लियर आपको बताया है कि आप इन्हें लर्न रखें। 60 डिग्री पर जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स होता है। इसलिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर 3 मास एक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने एक स्क्वायर लिया है और स्क्वायर में 4 फोर्स रखे हुए हैं स्क्वायर के कॉर्नर पर। ये देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है ए बी सी डी और इसकी साइड को हमने स्मॉल ए ले लिया है। इसमें जो फोर्स हमें निकालना है वो ऑन ए निकालना है, वो हमारा सिस्टम है। हम फोर्स ऑन द सिस्टम निकालेंगे, यानी कि ए पर फोर्स निकालेंगे। तो बी जो है वो ए को अट्रैक्ट करेगा, राइट को, ये फोर्स एफ बी लिख दिया है। डी जो है वो ए को अट्रैक्ट करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, और सी भी ए को अट्रैक्ट करेगा, सभी फोर्स अट्रैक्टिव होंगे, वो एफ सी होगा, ये अलोंग द डायगोनल होगा। तो हमने फिर इन फोर्स को अलग अलग लिखा है, यहाँ पर एफ बी, ये एफ डी और ये एफ सी। ठीक, नेचुरल है कि एंगल 45 होगा यहाँ पर। अब इनका मैग्नीट्यूड एफ बी और एफ डी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक, ये जीएम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 मास ए है। इसके बाद एफ सी, इसकी डिस्टेंस ए रूट 2 होगी, उसका स्क्वायर कर दिया तो 2a स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं ये जनरल मेथड है। आप जनरली नेट फोर्स निकालने के लिए इस मेथड का यूज करें। तो इसमें क्या करते हैं कि ओरिजिन लगाया, एक्स एक्सिस लगाओ, वाई एक्सिस लगाओ। ठीक, उसमें फोर्स को रिजॉल्व करो। जैसे एक्स एक्सिस में देखिए एफ बी फोर्स एक्स में ही लग रहा है, इसलिए इसका पूरा कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा, इसलिए यहां पर एक्स डायरेक्शन में एफ बी लिखें। एफ डी का कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका एक्स कंपोनेंट नहीं हो सकता है। एफ सी का कंपोनेंट कीजिए एक्स डायरेक्शन में तो एफ सी कॉस 45। ठीक, इसी तरह से एफ वाई कंपोनेंट में एफ बी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स का वाई में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए एक तो एफ सी इधर cos 45, इस तरफ sin 45, तो एफ सी sin 45 प्लस एफ डी। ठीक, इसके बाद इसमें वैल्यू पुटअप कर दें एफ बी और एफ सी एफ डी की। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, जीएम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया और एफ एक्स और एफ वाई दोनों इक्वल आएंगे। ओके, आप वैल्यू यहाँ पर डाल दें, दोनों इक्वल होंगे। और जब दो 90 डिग्री पर इक्वल वेक्टर हैं, ये वाले एफ एक्स और एफ वाई हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, इसलिए इनका रिजल्टेंट रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। ठीक, और ये रूट 2 टाइम्स होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इनका रिजल्टेंट जो भी एक का भी ले लें, एफ एक्स का रूट 2 टाइम्स, जो आपने एक्स में इसमें रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो नेट फोर्स निकल आएगा। और दोनों फोर्स इक्वल हैं, इनके रिजल्टेंट का एंगल भी शो करें टेन थीटा। ये एफ वाई अपॉन एफ एक्स होगा जो कि 1 के इक्वल आएगा, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री होगा। ठीक, इसका
यहाँ पर एक मेथड और लग सकता है। वैसे सभी क्वेश्चन में जनरली आप रिजोल्यूशन मेथड को जो है वो लगाना। जैसे यहाँ पर ये दोनों फोर्स इक्वल होने की वजह से एफ बी और एफ डी, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा, और जो ये भी एफ सी भी बाइसेक्ट की अलोंग है डायगोनल के, तो एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट एफ सी के अलोंग होगा। तो एफ बी और एफ डी इक्वल है, 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होगा, जिसको हमने F1 लिख लिया है। ये एफ सी एफ बी एफ डी की मैग्नीट्यूड है, इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नेट रिजल्टेंट होगा उसमें एफ सी में सीधे F1 को ऐड कर दिया, तो तब भी आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसको बाइसेक्ट करेगा। जो हमने अभी एक क्वेश्चन कराया है जिसमें हमने एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, अभी आपने जो किया है क्वेश्चन, उसमें यहाँ पर ध्यान देना, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर इसी टाइप का मिलता है कि जैसे हम 3 सॉलिड स्फीयर ले लें, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, उसका और इसका आंसर एक जैसा होता है। जैसे 3 स्फीयर ले लें और उन स्फीयर को हम टच करके रखें, तीनों आपस में टच कर रहे हैं, ये इन तीनों का मास m है और रेडियस जो है वो r है, इनके बीच में नेट फोर्स पूछा है, ठीक। तो बना ले 3 स्फीयर, ईच अदर टच कर रहे हैं, तीनों स्फीयर ईच अदर टच कर रहे हैं। इस तरह से रखे हैं कि ईच टच ईच अदर, 3 स्फीयर लिख देना, थोड़ा सा 3 स्फीयर टच ईच अदर, 3 स्फीयर टच द अदर 2 लिख दें, 3 स्फीयर लिखा है, टच लिखा ईच अदर, यानी सिंगल स्फीयर टच द अदर 2। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन स्फीयर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन स्फीयर, इसको नोट कर लिया ये स्क्वायर वाला। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी स्फीयर, देखिए ये बहुत आसान है, फोर्स कहां से कहां लगता है बोलो, सेंटर टू सेंटर लगता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, इसका सेंटर ए बी और सी, लेकिन सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो 2r है, तो किसी ए पर फोर्स निकाले ले रहा है, ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर, ये एफ बी है, ये फोर्स एफ सी है, समझ गए होंगे ना बात। अब दोनों कितने एंगल पर लग रहे हैं, 60 डिग्री पर, इसलिए इनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होगा, चाहे एफ बी ले लो चाहे एफ सी ले लो। एफ बी और एफ सी किसके इक्वल होगा, जी एम स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन था उसी तरह का, इसमें √3 मल्टीप्लाई कर दो, ये नेट फोर्स आ गया। √3 मल्टीप्लाई कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। लिखा, फिर एक क्वेश्चन और नोट करें नीचे, लिखिए 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास मूव इन ए सर्किल, 2 particles of equal mass move in a circle of radius r, in a circle of radius r, under the action of their mutual gravitational attraction, under the action of their mutual gravitational attraction, find the speed of each particle, find the speed of each particle। देखिए इसमें ये 3 तरह के बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है, अपने यहाँ मिलते हैं। यहाँ वो ये कह रहा है
कि दो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, ये दो पार्टिकल ले रहे हैं यहाँ पर मास दोनों के इक्वल, ठीक, ईच ऑफ मास m है, ठीक। ये इस तरह से इनमें दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सर्किल में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा आमने सामने यहाँ पर ऐसे मूव कर रहे हैं सर्किल, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक। यहां पर ध्यान रखना कि इनके बीच में फोर्स निकालकर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करना, क्योंकि इनको सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना, ये रेडियस r है, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स G(m²) अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में 2r, और ये आप इक्वल कर दें सीधे mv²/r के, तो मास से मास कैंसिल हो गया, ये Gm/4r² इज इक्वल टू v²/r, एक r कैंसिल करें तो v इज इक्वल टू √Gm/ एक r और आएगा 4r, ठीक है ना, हाँ ठीक है, नोट करो v इज इक्वल टू √Gm/4r। इसमें गिवन है कि दोनों पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं सर्किल में कि उनके जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से वो ऑलवेज सर्किल में रहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से जरा मुझे बताना, अगर तीन पार्टिकल हैं, ध्यान दें, ये मास m के तीन पार्टिकल हैं, ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से सर्किल में मूव कर रहे हैं, ठीक। इनमें लेंथ l दी हुई है ये, ठीक, तीनों के मास इक्वल है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो एक में फोर्स कितना होगा, उसे किसके इक्वल करेंगे, mv²/r के। ये भी तीन पार्टिकल हैं, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड में रखे हुए हैं और म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से सर्किल में मूव कर रहे हैं, ठीक। तो वही क्या निकालना है, वेलोसिटी पार्टिकल की, समझ गए ना। तो नेट फोर्स निकालें एक पार्टिकल पर, अभी निकाल चुके हैं, बोलो कितना होगा, नेट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल, डायग्राम बनाएं, एक पर फोर्स और इस पर फोर्स दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हम F लिख ले रहे हैं, कितना होगा 60 डिग्री पर, बोलो F का मैग्नीट्यूड कितना है, Gm²/L², लेंथ कितनी यहां से यहां तक L, ठीक। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल हो गया Gm²/L²। अब ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, mv²/r, रेडियस कैसे निकलेगी, हाँ √3 होगा, नेट फोर्स लिख दिया हमने, तो √3 जरूर करें, क्योंकि 60 डिग्री पर दोनों वेक्टर हैं, तो √3 टाइम्स रिजल्टेंट, ठीक। अब जरा ये बताओ कि रेडियस कैसे निकले, जरा देखना, वैसे बहुत कॉमन चीज है, इसकी जो सेंटर का रेडियस होगी वो ये वाली लेंथ होगी। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, ये लेंथ L है, ज्योमेट्री की चीज है, ये L/2 है, तो A से D तक की जो लेंथ होगी वो पाइथागोरस लगा दें, L² - L²/4, इसमें पाइथागोरस लगाया तो हाँ L√3/2, और ध्यान दें इसका जो ये सेंटर होगा ये लेंथ 2/3 होती है, तो जो रेडियस है वो 2/3 AD के इक्वल होगी, इसका मतलब 2/3 L√3/2, 2 से 2 कैंसिल, रेडियस L/√3 आएगी। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव लगाते समय क्वेश्चन में हो सकता है कि लेंथ L ये दी हो या रेडियस दी हो, अगर रेडियस दी है तो फिर ये निकाल लेना L, और वो यहां पर लेंथ रखना, इसमें मिस्टेक ना करना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस अलग है लेंथ अलग है। अब इसको mv²/r के इक्वल कर दें, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, इसी फोर्स के इक्वल कर दें, लिखें फटाफट, Gm²/L² √3 इक्वल्स mv²/r, r यानी कि L/√3, यहां पर
√3 कैंसिल हो गया और ये GM/L आ गया, GM/L आ जाएगा। नेट फोर्स निकालकर अगर यहां पर किसी ने टाइम पीरियड पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? V आ गया, टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? बताओ जल्दी। अगर टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? टाइम होगा 2πr/v। डिस्टेंस कितनी है टाइम पीरियड के लिए सर्किल में? 2πr। और स्पीड कितनी है? v। ये कॉमन चीज है बहुत है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू डाल दो, यहां पर ये आ जाएगा t। 2πr की जगह आप लिख दें L/√3 और v की जगह √GM/L। तो टाइम पीरियड t आप डायरेक्ट लिख देना चाहे टाइम पीरियड 2πL पावर 2/3। ये √L और +1 मिलकर ये बन गए आपके 3/2 और अपान यहां पर √3GM। किसी में भी वो टाइम पीरियड भी पूछ सकते हैं और आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। इसका स्क्वायर वाला और नोट करेंगे, स्क्वायर का आप निकाल चुके हैं, डायरेक्ट निकल आएगा वो। ये वाला लिख लिया आपने, लेफ्ट वाला लिख लिया, ठीक, आप उसे नोट करें उधर। हाँ, ट्रायंगल वाला नोट कर लिया है। हाँ, कर लिया ना ट्रायंगल वाला, नोट करें। हाँ, जरा देख लें फिर लिख लेना। जैसे वो ट्रायंगल था वैसे यहाँ पर क्या है, देखो जरा, ये स्क्वायर है तो इसमें 4 पार्टिकल हैं, अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रिवॉल्व हो रहे हैं सर्किल में। आपको वेलोसिटी निकालनी है। अभी अभी आपने नेट फोर्स निकाल रखा है एक पार्टिकल पर, निकाला ना इसके पहले कि अगर 4 पार्टिकल स्क्वायर में रखे हो तो नेट फोर्स इसके इक्वल होगा। क्या करें, इसे mv²/r के इक्वल कर दें। तो जरा रेडियस बताओ कितनी होगी? फोर्स F जो निकाला है वो mv²/r के इक्वल, फोर्स यही था, GM²/a² √2 + 1/2, ये तो फोर्स है। mv²r चाहिए, बोलो क्या करें, जल्दी बोलो। ये a है तो ये पूरा कितना होगा? a √2 और इसका हाफ कर दो तो a/√2। ठीक, यहाँ a और ऊपर √2। बस अब आप नोट कर लो, मास कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, इसमें वेलोसिटी आ गई आपकी। ठीक, तो वेलोसिटी होगी GM, ये √2 जो है वो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, नीचे ये a रहेगा और ब्रैकेट में ये वाला a एक बैलेंस बचेगा। ठीक है, √2 इधर डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ को क्या होगा, 1 + 2√2, इतनी वेलोसिटी आएगी। ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर थे ना। एक में क्या हो रहा था, 2 पार्टिकल सर्किल में घूम रहे हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक में 3 और एक में 4। आप नेट फोर्स तो निकाल ही लेते हैं, बस रेडियस का थोड़ा ध्यान रखना कि mv²/r में जब रेडियस निकालें तो कितनी वैल्यू वहां पर रखेंगे। ठीक, तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको आज ग्रेविटेशन लॉ के थ्योरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं।
इसी को हम आगे जो है वो डिस्कशन करेंगे। ये न्यूमेरिकल सभी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना जरा। ओके।